नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सेक्शन 2 यानी भाग 2 की चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले एपिसोड में हमने राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे उन पर हमने चर्चा की थी, और उसी क्रम में आज फिर हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं खबरें होंगी और उन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं आज। तो पहला प्रश्न है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? किसकी बात हो रही है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर, न्यू कैंपस की बात हो रही है कि जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने जून 2024 में किया है। अब देखिए विकल्प दिए गए हैं, राजगीर, पटना, भागलपुर और गया। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार का जो राजगीर है। यहीं पर क्या है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है और इस कारण से ये चर्चा में था। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो राजगीर है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर जो राजगीर है वो कहाँ पर है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य में, और वहीं पर इस नए कैंपस का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर बात करें तो वर्ष 2007 जो 7 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन हमारे देश के यानी भारत के जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं की इनिशिएटिव पर, उनकी पहल पर क्या है कि वर्ष 2000 कह सकते हैं कि पहली बार वर्ष 2007 में क्या है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके निर्माण की रूपरेखा प्रारंभ की गई। और अगर इसके संदर्भ में हम बात करें कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसका जो स्थापना हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इससे पहले अगर हम बात करें कि प्राचीन जो प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो गुप्त काल में हुई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आखिर कौन ऐसा बंदा था, कौन व्यक्ति था जिसने इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात था उसे क्या है कि नष्ट कर दिया। तो इसमें एक बड़ा नाम आता है, वो है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। इसी ने क्या है कि इस बख्तियार खिलजी ने क्या है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक किया, हमला किया, और हमला करने के बाद बख्तियार खिलजी ने इसे आग के हवाले कर दिया और ये नष्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि फिर इस पर कोई बड़ी पहल नहीं ली गई, लेकिन वर्ष 2007 में चूंकि देश के जो मिसाइल मैन कहे जाने वाले जो देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके क्या है कि पहल पर एक बार फिर से वर्ष 2007 में इस प्राचीन जो विख्यात जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी निर्माण की रूपरेखा फिर से प्रारंभ हुई, और उसी क्रम में क्या है कि अब उद्घाटन हुआ है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? तो देखिए प्रश्न है कि अपने देश का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो अपने कर्मचारियों को रोड एक्सीडेंट में अगर उनकी डेथ होती है तो इस स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दे रहा है। और जो विकल्प दिए गए हैं वो है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। ये विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए। तो पहला जो विकल्प हो जाएगा कि ए क्या है कि जो कर्नाटक है वही क्या है कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में क्या है कि अगर उनकी जान चली जाती है तो ये क्या है कि 1 करोड़ बीमा मुआवजा दे रहा है। घटना की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग ने ड्यूटी के दौरान जान
गंवाने वाले 4 अपने कर्मचारियों को, जो 4 उसके कर्मचारी थे, उन्हें क्या है कि आश्रितों को दुर्घटना बीमा के तहत मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए वितरित किया है और उसके बाद ये उपलब्धि कर्नाटक के नाम दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेवा के दौरान विभिन्न बीमारियों के कारण मरने वाले 23 कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। तो ये क्या है कि ये घटना हमें देखने को मिली है कर्नाटक राज्य में और इसी कारण से ये चर्चा में बना भी था। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? ये विकल्प दिए गए हैं, मौसम और मेघदूत विकल्प, बी विकल्प है दामिनी और मेघदूत विकल्प, सी है बिजली और मौसम ऐप और डी है दामिनी और बादल। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए कि यानी मौसम में जो बदलाव होने वाले हैं उनको पहले से ही जानने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 एप्लीकेशन जारी किए गए हैं, यही पूछा जा रहा है और विकल्प ये दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दामिनी और मेघदूत। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संयुक्त इनिशिएटिव से क्या है कि दामिनी और जो मेघदूत ऐप है इसे लॉन्च किया गया। तो देखिए यहाँ संस्थान भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो ये कहा जा रहा है कि मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये दोनों मिलकर क्या है कि ये जो 2 ऐप हैं जिनको इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दोनों ऐप है, जो दामिनी है और जो मेघदूत है, अगर बात करें कि पहला जो इसमें दामिनी है, क्या नाम है, दामिनी जो ऐप है, इसकी अगर विशेषता की बात करें तो इसका जो उपयोग होगा, जो दामिनी ऐप है इसका जो उपयोग होगा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए किया गया है। देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि इसका जो उपयोग होगा वो जो आकाशीय बिजली होती है, आप बिजली चमकते हुए देखते हैं, आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है और इससे क्या होगा कि आसानी से बिजली गिरने की जो संभावना है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इससे क्या होगा, किसी क्षेत्र में जो अचानक बिजली गिरने से जो असामयिक जो मृत्यु होती है उससे बचा जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए दामिनी ऐप लॉन्च किया गया। अब थोड़ा सा दूसरे ऐप की भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो ऐप आपको यहाँ पर दिया गया है वो है मेघदूत ऐप। अगर मेघदूत ऐप की बात करें तो ये क्या है कि मेघदूत ऐप जो है ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? मौसम के जो विभिन्न घटक हैं जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, वर्षा है, हवा की गति है, वायु दाब है, उसकी वायु की जो दिशा है, ये जो यानी मौसम में कह सकते हैं इसके जो विभिन्न घटक हैं, जो विभिन्न घटक हैं जैसे जलवायु या मौसम के जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति, हवा की दिशा, उसकी मात्रा, ये सारी जो जानकारी है वो कौन देगा? तो वो मेघदूत ऐप प्रदान करेगा। खास तौर पे अगर बात करें तो इसका जो फायदा मिलेगा वो किसानों के लिए भी होगा। अगर बात करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर प्रश्न पूछेगा कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए अद्यतन रहने के लिए जो मेघदूत ऐप लॉन्च किया है, आखिर इसका लाभ निम्न में से किसके लिए है? तो देखिए उसमें इनडायरेक्टली क्या है कि किसानों के लिए है, क्योंकि जो किसानों का संबंध है वो क्या है कि फसलों से है और फसलों का जो संबंध है वो मौसम गतिविधियों से है। यानी कि मौसम के जो विभिन्न घटक हैं जैसे तापमान है, वायु है, आर्द्रता है, हवा की जो दिशा है, ऐसे क्या है कि विभिन्न जो जानकारियां हैं उससे क्या होगा कि जो किसान हैं ये अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जो मेघदूत है ये खास तौर पे किसानों के लिए खास तौर पे लाभदायी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये क्या कह रहा है कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? कौन से महोत्सव का? तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया।
विकल्प दिए गए हैं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलोर और कोझिकोड। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि मालाबार नदी महोत्सव जो 25 से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया, आखिर ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो देखिए, इन चार में से जो कोझिकोड है, यहीं पर क्या है कि मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये काफ़ी चर्चा में भी था। अगर मालाबार नदी महोत्सव की बात करें तो ये केरल के कोझिकोड, केरल का जो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जो केरल का कोझिकोड जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये आयोजन किया गया था। यहाँ पर होने वाला एक सफ़ेद पानी कयाकिंग ये चैंपियनशिप है। ये जो आयोजन है ये मूल रूप से जो केरल की गवर्नमेंट है, केरल की जो सरकार है, खास तौर पे केरल का जो पर्यटन विभाग है और कोझिकोड जो जिला पंचायत है और जिला पर्यटन जो संवर्धन जो परिषद है, उसके तत्वाधान में ये आयोजित किया गया था। काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए भारत के किस संग्रहालय का चयन किया गया। बड़ा ही आप देख सकते हैं टिपिकल नाम है। क्या नाम है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार। और पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा संग्रहालय है जिसके लिए क्या है कि इस पुरस्कार के लिए उसका चुनाव किया गया है। जो विकल्प दिए गए हैं, ए विकल्प है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, बी है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, सी है भारतीय रेल संग्रहालय और डी है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। देखिए, बड़े टिपिकल इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी आपको समझ में नहीं आते हैं कि आखिर ऐसे करंट के क्वेश्चन कहाँ हैं। न्यूज़ में तो हमें दिखा नहीं, लेकिन ऐसे जो न्यूज़ में आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसे जो न्यूज़ हैं ये प्रमुखता से आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्न जरूर आपके एक दो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खास तौर पे जैसे यूनेस्को हुआ या इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय जो नाम है, संगठन है, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनसे जुड़े हुए कोई पुरस्कार है, कोई सम्मान है, कोई स्थल है, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इसमें अगर बात करें यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय जो पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है भारत के स्मृति वन भूकंप स्मृति जो संग्रहालय है, इसे क्या है कि इस पुरस्कार के लिए इसका चुनाव किया गया है। खास तौर पे अगर बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये वैश्विक वास्तुकला, किसके लिए? जो वैश्विक वास्तुकला है, जो ग्लोबल लेवल पे क्या है कि जो वास्तुकला है और जो डिज़ाइन है उसमें असाधारण कह सकते हैं कि जो उपलब्धि होती है उसके आधार पर ये सम्मान दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जिस उपवन की बात की जा रही है वो क्या है कि ये हमारा जो स्मृति कह सकते हैं एक तरह से स्मृति जो वन अर्थक्वेक जो म्यूजियम है, ख़ास तौर पे स्मृति वन भूकंप जो स्मारक है, और ये क्या है कि ये एक संग्रहालय भी है। ख़ास तौर पे 2001 की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो बड़े स्तर पे अर्थक्वेक आए थे, जो भूकंप आए थे, वहाँ पर जो पीड़ित थे इससे उनको ये समर्पित पार्क है। खास तौर पे उनके स्मृति में ये संग्रहालय बनाया गया है। और यहाँ पर जो भुज डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर उस समय 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसका प्रभाव यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिला था। तो ये जो संग्रहालय है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भुज जिले में अवस्थित है। तो गुजरात के भुज जिले में कौन सा अवस्थित है? तो स्मृति जो वन भूकंप जो म्यूजियम है ये क्या है? स्मृति वन अर्थक्वेक जो म्यूजियम है वो क्या है कि गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। इसका जो उद्घाटन है ये 28 अगस्त 2022 को, कब? 28 अगस्त 2022 को किसने किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम का उद्घाटन किया है जो गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में है। खास तौर पे गुजरात के भुज क्षेत्र में जो भूकंप 2001 में आया था उससे पीड़ित लोगों की स्मृति में इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज किस नदी पर बना है जहां भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है?
ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज के बारे में पूछ रहा है और जो विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन सी नदी का नाम दिया गया है, रावी नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है और सिंधु नदी है। और आपसे सही विकल्प का ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सही है। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर ही क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज कह सकते हैं कि अब प्रारंभ होने वाला है, हो भी चुका है, इसका ट्रायल हो चुका है और इस कारण से ये खासे चर्चा में है। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंचा है। ये चिनाब नदी पे बना है। किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे ये बना है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसका काम पूरी तरह से क्या हो चुका है, इसका जो वर्क है वो पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है और अब ये इस समय वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे, देखिए कहाँ जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो यहीं पर आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। अक्सर देखते होंगे आर्मी के संदर्भ में जो न्यूज आती है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से आती है, वहीं पर ये पुल आपको देखने को मिलेगा। दो पहाड़ियां हैं, इधर एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में क्या है कि आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है लगभग कह सकते हैं कि 85 मंजिला जो इमारत हो सकती है उसके आसपास है। ये भी कहा जाता है कि जो एफिल टावर है, एफिल टावर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है और वर्तमान में लगभग अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो लगभग 359 मीटर, कितना, 359 मीटर इस ब्रिज की ऊंचाई है। और इस आधार पर अगर देखें तो ये पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। इस ब्रिज की एक खास विशेषता है, ये क्या है कि भूकंप और अलग अलग जो बारूद रोध कह सकते हैं कि बारूद रोधी है, यानी भूकंप के जो झटके हैं, अर्थक्वेक के जो झटके हैं उनको ये झेल सकता है। जो बारूदी कह सकते हैं कि विस्फोट हैं उनके झटके ये झेल सकता है और इस कारण से ये बनाया गया है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर ये घाटी वैली की बात करें तो एक तरह से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है और इसी कारण से इसे भूकंप रोधी और कह सकते हैं कि इस तरह के जो विस्फोटक रोधी बनाया गया है, तो ये इस कारण से चर्चा में था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई है? किसकी बात हो रही है? देखिए बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि अजीब टाइप का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि नीले रंग की चींटियां आपने एक तरह से काली देखी होंगी, लाल देखी होंगी, लेकिन अब उसमें भी एक खास कलर की बात हो रही है, वो हो रही है नीले रंग की, कि नीले रंग की चींटियों की प्रजाति की खोज हुई है। ये राज्य दिए गए हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो जो सही उत्तर होगा वो क्या है कि कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अक्सर विवादों में रहता है। अगर पिछले कुछ घटनाओं की बात करें तो इसके कई ऐसे स्थल हैं जहां पर उनके जो नाम है उनके नाम चीन परिवर्तित कर रहा है और यहां पर दोनों देशों के बीच की जो सीमाएं हैं वहां पर लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिलते हैं। नत्थी बीजा से संबंधित, यहाँ अरुणाचल से संबंधित विवाद देखने को मिलते हैं। तो अक्सर ये चर्चाओं में रहता है अरुणाचल प्रदेश। और अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये पूर्वी हिमालय की जैव विविधता हॉट स्पॉट से भी संबंधित है। अब बात करें कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर क्या है कि नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई है और इस कारण से ये खासे चर्चा में। देखिए इस प्रकार की चींटी है, इसका कलर आप देख सकते हैं कि क्या है, ब्लू कलर की है और इसी कारण से इस नई चींटी की जो प्रजाति है ये चर्चाओं में थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता जो केंद्र है उसके रूप में विख्यात जो सियांग वैली है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सियांग घाटी। इससे भी जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस घाटी में क्या है कि चींटियों की ये कह सकते हैं कि एक विशिष्ट प्रजाति है जो खास तौर पे नीले रंग की है, वो यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर बात करें जो सियांग वैली है इसके बारे में, तो मुख्य रूप से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग वैली है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सियांग नदी से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सियांग जो वैली है इसका जो संबंध है ये किस नदी से है, तो ये ब्रह्मपुत्र से है। और ब्रह्मपुत्र को ही क्या है अरुणाचल में सियांग, इसका नाम देखिए सियांग क्यों
बोला जा रहा है। जो चीन से ये ब्रह्मपुत्र आती है वहाँ पर उसी के नाम से मिलता जुलता क्या है कि वहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिला है तो वहाँ से नाम लिया गया है, तो इसको वहाँ पर सियांग बोला जाता है। उस आधार पर ये जो पूरा वैली घाटी क्षेत्र है वो सियांग वैली के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, सियांग जो वैली है इसके प्रमुख जो संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि मौलिंग नेशनल पार्क एक आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय पार्क मौलिंग नेशनल पार्क। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि जो मौलिंग नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा, डेइंग एरिंग, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डेइंग एरिंग जो अभयारण्य है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी इसी सियांग वैली के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत की है, उसका अनावरण किया है। देखिए बड़ा ही कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है। ये क्या है कि टूरिज्म पर्यटन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने, और उसमें भी ये राज्य के नाम दिए गए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। पूछा जा रहा है इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भारत में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म पहल, एस्ट्रो का नाम आप समझ सकते हैं, एस्ट्रो का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमी, जो खगोल की आप देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी खगोल की, तो इसका संबंध क्या है कि एस्ट्रो वहीं से लिया गया, उसका प्रीफिक्स लिया गया, तो एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए जो उत्तराखंड है कह सकते हैं एक पर्वतीय राज्य है, इसी ने क्या है कि देश का पहला एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत की। आप देखिए एस्ट्रो टूरिज्म पहले हमने बताया कि किससे संबंधित है, तो ये खगोलकी से संबंधित है और ये एक अलग तरह का कह सकते हैं कि पर्यटन की एक विधा है जो कि देश का उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल की बात करें तो नक्षत्र सभा भारत की अपनी तरह का पहला प्रयास है। कह सकते हैं कि ये जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल है ये अपनी तरह का, पहले हमने बताया कि भारत का ये पहला इस तरह का कह सकते हैं पर्यटन की एक विधा है जो उत्तराखंड में शुरुआत इसकी की गई है। अगर बात करें कि आखिर इसे किस उद्देश्य से इससे स्टार्ट करने के पीछे आखिर तर्क क्या है, क्या इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, तो राज्य की जो प्राकृतिक सुंदरता है, आप समझ सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि उनकी जो सुंदरता है वो अविस्मरणीय है। और ख़ास तौर पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है, जो इसकी कह सकते हैं विशेषता है, और उसे क्या है कि प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से ये उत्तराखंड राज्य ने एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। खास तौर पे रात के समय आकाश में आप देखिए, ये चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रात के समय जो स्टार हैं यहाँ पर देखेंगे तो आकाश में चमत्कारों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए खास तौर पे नाइट में ये बात की जा रही है, रात के समय क्या है कि रात के समय चमत्कारों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चमत्कारों के माध्यम से जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी दृष्टिकोण से क्या है कि उत्तराखंड राज्य ने इस पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, तो हाल ही में सेना के किस अस्पताल में अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया। आप देखिए अत्याधुनिक त्वचा बैंक कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है कि सेना के अस्पताल में, खास तौर पे जो डिफेंस के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर अधिक कौन जाएगा, तो जो सोल्जर्स हैं या उनके जो परिवार के सदस्य वो जाते हैं। सामान्य तौर पे यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट वाले पेशेंट जाते हैं जिनकी त्वचा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि देश की सेना के किस अस्पताल में अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। विकल्प दिए गए हैं मिलिट्री हॉस्पिटल लीकाबाली, बी है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, सी है कमांड अस्पताल चंडी मंदिर कैंट,
और डी है 183 मिलिट्री हॉस्पिटल लेई माकोंग। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। यहीं पर क्या है कि अत्याधुनिक त्वचा बैंक की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। सेना के कह सकते हैं रिसर्च एंड रेफरल जो अस्पताल है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। देश की जो राजधानी है, देश का जो दिल राजधानी दिल्ली है, वहीं पर यहाँ पर रिसर्च एंड रेफरल जो हॉस्पिटल है वहीं पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक की यहाँ पर ओपन किया गया है। डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि इस बैंक के जरिए जो सैन्य कर्मी हैं, जो सोल्जर हैं और उनके जो परिवार वाले हैं, उनको गंभीर रूप से यदि वो जल जाते हैं, उनका कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके कोई अंग कट फट जाते हैं, तो ऐसे जो बीमारियां हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं, उनका उपचार करने में अत्याधुनिक जो त्वचा बैंक है ये काफ़ी यूजफुल होगा। ये क्या कहना है? ये किसका कहना है? तो ये कहना है अपने देश के डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय का। आज के एपिसोड के अंतिम प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 ये क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? किस हवाई सेवा का? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का। और विकल्प दिए गए हैं एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस राज्य ने पीएम या प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा ही पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा प्रारंभ की गई है और ये चर्चा में भी रहा है। बात करें तो पीएम श्री जो हवाई सेवा है ये क्या है? अंतर्राज्यीय हवाई सेवा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होगा कि ये हवाई सेवा प्रदान की जाएगी। यह राज्य के जो धार्मिक और जो पर्यटन वाले स्थल है, यानी जो रिलीजियस हैं और जो टूरिज्म वाले जो प्लेसेस हैं, वहाँ से क्या होगा कि उन स्थलों पर ये जोड़ेगा। ये जो हवाई सेवा है, ऐसे जो धार्मिक स्थल होंगे, जो पर्यटन वाले स्थल होंगे, उनको क्या करेगा कि ये हवाई सेवा जोड़ेगा। इसके साथ अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि ये जो हवाई सेवा स्टार्ट की गई है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में आने वाले जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं, उनके लिए जो एयर से संबंधित जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर बनाया जाए और कह सकते हैं कि सुगम बनाया जाए और उसे अच्छे स्तर पे डेवलप किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा प्रारंभ की गई है। तो इस तरह से हमने आज के एपिसोड में जो भी राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर भी कोशिश की कि हम बात कर लें। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।